हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 11th की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल के लेसन नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर को समझाऊंगी, जिसके राइटर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट हैं। बच्चों, अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स एक बिजनेसमैन हैं जो 37 इयर्स के हैं और उनकी वाइफ मैरी, उनका 6 साल का बेटा जोनाथन और बेटी सुजैन जो 7 साल की थी। यह स्टोरी जुलाई 1976 की है, जिसमें यह फैमिली सी वॉयज पर निकलते हैं और उनकी ये यात्रा प्लेमाउथ इंग्लैंड से शुरू होती है। ऑथर का एक सपना था कि वो कैप्टन जेम्स कुक की जर्नी को रिपीट कर सकें। कैप्टन जेम्स कुक ने अपनी यात्रा 200 साल पहले पूरी की थी, जिसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था। ऑथर पिछले करीब 16 सालों से अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपना खाली समय सी वॉयज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लगाया था। उनकी बोट का नाम वेव वॉकर था। वो वुड की बनी थी और उसका वजन 30 टन था और वह 23 मीटर लंबी थी। ऑथर ने खुद उसको प्रोफेशनली बिल्ड करने और फिट करने में महीनों लगाए थे। अनेक बार उन्होंने रफेस्ट वेदर में भी उसे टेस्ट किया था जो उन्हें अपने आसपास मिलती थी। उनके 3 साल की प्लान जर्नी का फर्स्ट पार्ट, जो 1,05,000 किलोमीटर का था, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन तक का सफ़र बहुत अच्छे से पास हुआ। उसके बाद उन्हें ईस्ट की तरफ जाना था, जहाँ पर उनका सामना वर्ल्ड के रफेस्ट सी साउदर्न इंडियन ओशन से होना था। उससे निपटने के लिए उन्होंने अपने साथ 2 अन्य क्रू मैन, अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सेजलर को साथ ले लिया था। इसके बाद केप टाउन से निकलने के अगले दिन से ही उन्हें तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ा। ये तेज़ हवाएं अगले कुछ हफ्तों तक लगातार चलती रही, लेकिन ऑथर के लिए यह समस्या नहीं थी। उनकी वास्तविक समस्या तो समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें थी, जो 15 मीटर तक ऊंची थी और जो उनके मेन मास्ट से भी ज़्यादा था। मास्ट बोट का सेंटर पोल होता है। ऑथर बताते हैं कि दिसंबर 25 को जब वे केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ बढ़ चुके थे, तभी वेदर ख़राब होने लगा। ख़राब वेदर होने के बावजूद उनकी छुट्टियां वंडरफुल थीं। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन उन्होंने क्रिसमस ट्री को भी सजाया था। न्यू ईयर के दिन भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, लेकिन ऑथर को विश्वास था कि वेदर जल्दी चेंज होगा। वेदर चेंज जरूर हुआ, लेकिन और वर्स्ट हो गया, मतलब पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया। 2 जनवरी को वेव्स ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। उन्होंने स्टॉर्म जिप हटा दिए। सिर्फ एक ही स्टॉर्म जिप लगा था, फिर भी उनकी बोट की गति काफ़ी तेज़ थी। ऑथर लिखते हैं कि शिप वेव्स के ऊपर जा रही थी और ऊपर जाने पर उन्हें बहुत ही वास्ट इनॉर्मस ओशन दिखाई पड़ रहा था, जो कॉन्टिन्यूसली उनकी तरफ आ रहा था और विंड इतनी तेज़ स्पीड से चल रही थी कि उसकी आवाज़ से उनके कानों में दर्द हो रहा था। अब उन्होंने बोट की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए अपने आखिरी स्टॉर्म जिप को भी हटा दिया और इसके बाद उन्होंने कुछ हैवी रोप से पूरे स्टर्न एरिया को अच्छे से चारों ओर से बांध दिया, जिसे उसे स्ट्रेंथ मिल सके। स्टर्न एरिया जहाज का पिछला भाग होता है। और फिर ऑथर सारी चीज़ों को अच्छे से बांध देते हैं और अपने आप को भी रोप से बांध लेते हैं तथा साथ ही लाइफ जैकेट्स पहनकर किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर इंतज़ार करने लगते हैं। शाम 6 बजे पहली डिज़ास्टर आने का इंडिकेशन मिलता है। हवा धीमी हो जाती है, चारों ओर सन्नाटा हो जाता है, स्काई एकदम डार्क हो जाता है। तभी उन्हें दिखता है कि बहुत बड़ा क्लाउड उनकी तरफ आ रहा है। जब क्लाउड पास आता है तो उन्हें पता चलता है वास्तव में वो कोई क्लाउड नहीं, बल्कि वेव थी, जो पिछली वेव से दुगनी बड़ी थी। वो सीधी आकर उनके शिप से टकरा जाती है। ऑथर को लगता है कि शिप वेव से निकल जाएगा, लेकिन एक जोरदार धमाके के साथ शिप का डेक टूट जाता है और शिप में पानी भरने लगता है। ऑथर का सिर शिप के व्हील से टकरा जाता है और वह शिप से ओशन में गिर जाते हैं और फिर वेव्स के बीच फंस जाते हैं। उन्हें अपनी डेथ दिखाई देने लगती है और वो मौत की शांति को महसूस करने लगते हैं। तभी अचानक उनका सिर पानी से बाहर आ जाता है और वे देखते हैं कि मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया है और वेव्स के कारण जैसे ही शिप आगे जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को लाइफ सपोर्ट से बांध रखा था, उनकी मदद से वो भी शिप के साथ मूव करते हैं और एक तेज वेव के साथ शिप पर एक डॉल की तरह इधर उधर टकराते हैं, जिसके कारण उनकी लेफ्ट रिब क्रैक हो जाती है
और उनका मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भर जाता है। किसी तरह से वो व्हील ढूंढते हैं ताकि वह शिप को डायरेक्शन दें और नेक्स्ट वेव के लिए बोट को तैयार करते हैं। वो ये जानते हैं कि नीचे शिप में पानी भर रहा है, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ जा सकें, और वैसे भी वो व्हील को छोड़कर नहीं जा सकते थे। तभी सामने डेक का दरवाज़ा खुलता है और मैरी आती है और चिल्लाती है कि हम डूब रहे हैं, बोट में पानी भर रहा है। ऑथर मैरी को व्हील संभालने के लिए कहकर नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों क्रूमैन लैरी और हर्ब पागलों की तरह बोट से पानी निकाल रहे होते हैं। तभी ऑथर देखते हैं कि टॉयज, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, क्लोथ्स पानी में तैर रहे होते हैं। बहुत ही मुश्किल से वे बच्चों के कैबिन तक जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। बच्चे बोलते हैं वो ठीक है, पर सुजैन के सिर पर चोट लगने के कारण उसकी आंख के ठीक ऊपर बम्प आ गया था। ऑथर के पास टाइम नहीं होता ये सब देखने के लिए। वो हैमर, स्क्रूज और कैनवस ढूंढते हैं ताकि स्टार बोर्ड जो पूरी तरह से टूट चुका है उसे रिपेयर कर सकें, ताकि वेव्स के साथ पानी शिप में ना आ सके, और वे इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। वो कैनवस लगाकर स्टार बोर्ड के किनारे को वाटरप्रूफ कर देते हैं, लेकिन अब वो देखते हैं कि वाटर पंप मलबे के कारण ब्लॉक हो जाते हैं और शॉर्ट सर्किट के कारण उनके इलेक्ट्रिक पंप भी खराब हो जाता है। पानी का स्तर बढ़ने लगता है। तभी उन्हें याद आता है कि उनके पास एक स्पेयर पंप भी है, लेकिन स्पेयर पंप भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। तभी उन्हें याद आता है कि एक अन्य इलेक्ट्रिक पंप भी था जो उन्होंने चार्ट रूम फ्लोर के नीचे रखा था। अब वह उसे आउट पाइप से जोड़ देते हैं। पंप अच्छे से काम कर रहा होता है। वो ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। वह रात बहुत ही कठिनाई से बीती। पूरी रात वे शिप से पानी बाहर निकालते रहे और साथ ही साथ मे डे कॉल्स, मतलब यदि कोई शिप मुसीबत में होता है तो वे दूसरे शिप को इंडिकेशन देते हैं। लेकिन क्योंकि वो दुनिया के ऐसे हिस्से में थे जहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, सुजैन के सर पर बम बढ़ गया था, उनकी आईज भी पूरी तरह से ब्लैक हो गई थी और उसके हाथ में एक डीप कट भी था। ऑथर पूछते हैं कि इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो वो बोलती है कि जब आप हमें बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे तो मैं ये बताकर आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले दिन 3 जनवरी की सुबह पंप्स के कारण वाटर लेवल कम होता है और उन्हें रेस्ट करने को भी मिलता है। तभी वो देखते हैं कि वाटर लाइन के आसपास बड़ा लीक होता है और स्टार बोर्ड का सेक्शन कुछ कबर्ड पार्टीशन के ऊपर ही टिका हुआ है। उस इंसिडेंट को 15 आवर्स के बाद वे वॉकर अच्छे से नहीं चल पा रहा होता है क्योंकि वो डैमेज हो जाता है। ऑथर समझ जाते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच सकेंगे। वो चार्ट को चेक करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि आसपास 100 किलोमीटर दूर कोई छोटे छोटे आइलैंड हो सकते हैं, जिनमें से एक अल एम्स्टरडैम है जो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। लेकिन इतने बड़े ओशन में एक छोटा सा आइलैंड ढूंढना उनके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। साथ ही उनका ऑक्सिलरी इंजन भी वेव के कारण बंद हो चुका होता है। अब जनवरी 4 के दिन उस वेव को हिट किए हुए 36 आवर हो जाते हैं। तभी से वो पानी को कॉन्टीन्यूसली बाहर फेंक रहे होते हैं। अब उनकी बोट में कुछ सेंटीमीटर पानी ही बचा होता है। वो अपनी बोट में अब सेल नहीं लगाते क्योंकि यदि वो ऐसा करते तो हवा के दबाव से मेन मास्ट टूट जाता। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए एक छोटा स्टॉर्म जीप ही लगाया था। इतने टाइम बाद मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिले और 2 दिन में पहली बार वो कुछ खाते हैं। लेकिन उनके लिए यह रिलैक्सेशन का टाइम छोटा ही होता है। 4 बजे दोबारा ब्लैक क्लाउड्स आने शुरू हो जाते हैं और विंड भी 40 नॉट्स की स्पीड से चलने लगती है। वेव्स भी ऊंची उठने लगती हैं। वेदर अगले दिन तक और भी ज़्यादा ख़राब होने लगता है। अगले दिन जनवरी 5 को उनकी सिचुएशन होपलेस हो जाती है। ऑथर तब अपने बच्चों के पास जाते हैं। उनका बेटा जोनाथन उनसे पूछता है कि क्या हम मरने वाले हैं। तब ऑथर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तब जोनाथन कहते हैं कि वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। ऑथर यह सुनकर बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं सी से फाइट करने के लिए, और वो स्टार बोट साइड पर जाकर जो वीक हो जाती है और उसे परफेक्ट करने के लिए वो इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर को यूज़ करते हैं और कुछ हैवी नायलॉन रोप्स को यूज़ करते हैं 22 लीटर प्लास्टिक पैराफिन के साथ आगे आने वाली वेव से बचाव के लिए। उसी शाम को वह अपनी वाइफ के साथ उनका हाथ पकड़कर बैठे होते हैं क्योंकि वेव्स के साथ बोट में पानी आता जा रहा था और उनको लग रहा था कि उनका अंत नज़दीक है। लेकिन वेव वॉकर स्टॉर्म से निकल जाती है और अगले दिन जनवरी 6 को विंड स्पीड भी धीरे होने लगती है। तब ऑथर चार्ट रूम में जाकर विंड स्पीड को कैलकुलेट करते हैं और अपनी पोजीशन को भी कैलकुलेट करते हैं और डिटरमिन करते हैं कि वो 1,50,000 किलोमीटर वाइड ओशन में 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। तभी उनकी बेटी सू आकर उन्हें कार्ड देती है। उस पर कुछ फ़नी पिक्चर्स बनी होती हैं और साथ में एक मैसेज भी लिखा होता है कि आई लव यू।
इस कार्ड के द्वारा वे अपने पेरेंट्स को थैंक्स करती है और कहती है लेट्स होप फॉर द बेस्ट, किसी भी तरीके से हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। तब ऑथर कैलकुलेशन को चेक करते हैं और वो वेस्टर्ली करंट के साथ जाना डिसाइड करते हैं इंडियन ओशन में। करीब 2 बजे वो डेक पर जाकर लैरी से कहते हैं कि शिप को 185 डिग्री पर मोड़ दे, अगर हम लकी होंगे तो शाम 5 बजे तक आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। ऑथर बहुत उदास होते हैं और वह बंक पर जाकर लेट जाते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। और करीब 6 बजे जब उनकी आंख खुलती है तो उनका बेटा आता है और कहता है कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। सुजैन भी उसके पीछे खड़ी होती है। ऑथर पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों हक करना चाहते हो। जोनाथन कहता है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो और वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन भी हो। ऑथर बोलते हैं शायद आज वो बेस्ट कैप्टन नहीं है क्योंकि हमने उस आइलैंड को पीछे छोड़ दिया है। तब सू कहती है कि हमें आइलैंड मिल गया है। तब ऑथर बहुत खुश हो जाते हैं और देखते हैं कि आइलैंड उनके सामने होता है और आइलैंड इतना बड़ा था जैसे कोई बैटल शिप हो। उसे सिर्फ एक आउटलाइन दिखती है जिस पर लिखा होता है अल आइलैंड। ऑथर जब इतने दिनों बाद ओशन में रहने के बाद एक लैंड का पीस देखते हैं तो वह दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड नज़र आता है। अगले दिन सुबह वह उस आइलैंड पर उतरते हैं और उस आइलैंड के 28 इनहेबिटेंट्स उन्हें हेल्प करते हैं। और तब ऑथर सोचते हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वो कितने ऑप्टिमिस्टिक रहे। उनकी पत्नी ने किस तरह से व्हील को संभाला। बेटी सू ने भी इतनी चोट लगने के बाद भी इस बात को छिपाया ताकि हम परेशान ना हों। और 6 साल का बेटा जोनाथन उन्हें कहता है कि उन्हें मरने से डर नहीं लगता। इसके बाद उनकी बेटी की चोट ठीक करने के लिए छोटे ऑपरेशन करने पड़े जिससे कि उनके ब्लड क्लॉटिंग को हटाया जा सके। इस तरह से कहानी का एंड होता है। तो बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मैंने दे दिए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आप आगे किस लेसन को समझना चाहते हैं कि या किस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए। मैं उस लेसन का वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।